हाँ जी बेटा, एक और क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। वैसे तो ये एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जांपल भी है। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर 3 आइडेंटिकल चार्जेस Q ईच, 3 आइडेंटिकल चार्जेस स्मॉल q ईच प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ ईच साइड L। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हर एक साइड कितनी है? L। ये साइड भी L है, ये साइड L और ये साइड भी L। अब यहां वर्टिसेस पे, इन तीनों वर्टिसेस पे एक एक चार्ज हमने रखा, आइडेंटिकल चार्जेस हैं। वो चार्ज कितना है? स्मॉल q ईच। और इसके सेंट्रॉइड पे व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल Q? चार्ज कैपिटल Q और वेरी इंपॉर्टेंट हैज सेम साइन एज दैट ऑफ स्मॉल q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल। तो हमें बताना चाहिए इस चार्ज पे टोटल फोर्स कितनी है। तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले देखिए इस पे फोर्स कौन कौन लगा रहा है, इस पे कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर हमें टोटल फोर्स चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? सारी फोर्सेस का वेक्टर सम, इजंट इट? सो चलिए करते हैं स्टार्ट इसको। सबसे पहले ही जो चार्ज A पे रखा है, क्योंकि इन सभी चार्जेस का साइन सेम है तो सभी एक दूसरे को रिपेल ही कर रहे होंगे। ये चार्ज इसको भी रिपेल कर रहा है, इसको भी रिपेल कर रहा है, इसको भी, बट हमें फोर्स किसकी चाहिए? इस कैपिटल Q की। तो सबसे पहले देखते हैं ये चार्ज स्मॉल q इस कैपिटल Q को रिपेल करेगा तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी। सपोज इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूं Fa, फोर्स ऑन दिस चार्ज कैपिटल Q बाय द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट A। ठीक है, इस फोर्स ने, इस चार्ज ने कितनी फोर्स एक्सर्ट की इस पे, उसको मैंने नाम दे दिया Fa। सिमिलरली ये चार्ज भी इसे रिपेल करेगा। जब ये रिपेल करेगा तो ये फोर्स कहां एक्ट करेगी? यहां पर, इसको मैंने नाम दे दिया Fb। ये चार्ज भी इसे रिपेल करेगा, ये फोर्स इधर एक्ट करेगी, इसको हमने नाम दे दिया Fc। तो अब हमारे पास 3 फोर्सेस हैं, Fa, Fb और Fc। अब हमें क्या चाहिए? इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट। अगर आप ध्यान से देखें इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रॉइड का डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस से सेम होता है। सपोज ये डिस्टेंस r है तो ये भी r होगा और ये भी कितना होगा? r। तो पक्की बात है ये जो तीनों फोर्सेस हैं मैग्नीट्यूड वाइज न्यूमेरिकली Fa, Fb और Fc तीनों इक्वल होने चाहिए। कितने होने चाहिए? K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर, K इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। एंड लेट अस से क्योंकि तीनों इक्वल है तो मैं इन तीनों को नाम दे देता हूं F। तो तीनों कितनी फोर्स लगा रहे हैं इस पे? F। और F की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा टारगेट है इन 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना। अब वो रिजल्टेंट हम किस तरह से निकालें? अगर आप ध्यान दें ये एंगल 30 डिग्री होना चाहिए बिकॉज सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ मीडियंस। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में मीडियन ही एंगल बाइसेक्टर भी होगी और मीडियन परपेंडिकुलर भी होगी। यहां पे एंगल 90 भी बना रही होगी। ठीक है, तीनों मीडियंस एंगल 90 बना रही होंगी और साथ ही साथ एंगल बाइसेक्टर। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री हैं, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाना चाहिए? 30 डिग्री। ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब इस ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल OBC के अंदर अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये टोटल एंगल कितना हो जाना चाहिए? पूरा का पूरा इट शुड बी 120 डिग्री। सिंस इट इज 120 डिग्री तो एज ए रिजल्ट इसी का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये, इट इज 120 डिग्री। अब जब भी दो इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, उन दोनों के बीच में एंगल 120 हो, हम जानते हैं उनका रिजल्टेंट भी उसी के इक्वल होता है, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी इसी के बराबर होता है। और अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करूं तो ये साइड Fa और Fb का रिजल्टेंट शो करेगी। अब इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? F। नहीं तो हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सपोज ये Fa और Fb का रिजल्टेंट है तो मैं इस फोर्स को नाम दे देता हूं Fab, रिजल्टेंट ऑफ Fa एंड Fb। तो Fab की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होनी चाहिए? दैट इज रूट ऑफ Fa का स्क्वायर प्लस Fb का स्क्वायर प्लस ट्वाइस Fa Fb इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री, चूंकि इन दोनों में एंगल कितना है? 120 डिग्री। अब ये कितना होगा? देखो ये भी F है, ये भी F है, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर ट्वाइस F स्क्वायर प्लस ये भी F, ये भी F प्लस ट्वाइस F स्क्वायर
इंटू cos 120 डिग्री इज -1/2, ये कैंसल आउट हो गया. सो ट्वाइस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, दैट जस्ट कम्स आउट टू बी एफ स्क्वायर. सो रूट ऑफ एफ स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू एफ. तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी किसके इक्वल आ रहा है? एफ के इक्वल. ये तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एफ था. एफ, आई एम सॉरी यहां पे मैंने गलती कर दी, इट इज नॉट एफ ए बी, ये एफ सी और एफ बी का रिजल्टेंट है, तो इसको एफ बी सी नाम देते हैं. ठीक है, सो इसे हम नाम दे देंगे एफ बी सी. एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ बी एफ सी इंटू कॉस 120. तो ये फिर से किसके इक्वल आ गई? एफ के इक्वल. अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इनके एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, इस लाइन के अलॉन्ग. और तीसरी फोर्स कौन सी है? एफ ए, वो इसके ऑपोजिट एक्ट कर रही है. इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना आ रहा है? एफ. और इसके ऑपोजिट एफ ए जो एक्ट कर रही है उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? एफ. तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे. नाउ वी कैन सी एफ ए एंड एफ बी सी, या ऐसा लिख लीजिए एफ ए इज इक्वल टू एफ बी सी, दैट इज इक्वल टू एफ, दैट इज के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर का स्क्वायर. एंड बोथ एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, both act in opposite direction, therefore F net should be equal to 0. इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितनी हो जानी चाहिए? 0. गॉट इट? देखिए तीनों ने बराबर फोर्स लगाई, वो फोर्स कितनी थी? के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तीनों का नाम दे दिया F. इन दो का रिजल्टेंट लिया, क्योंकि इन दो में एंगल 120 था, और हम पहले से भी जानते हैं अगर एंगल 120 डिग्री हो कि नहीं ऐसे दो वेक्टर्स के बीच में जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उन्हीं के बराबर आएगा. तो वही चीज हमने यहां कैलकुलेट करके भी दिखाई. तो इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना आया? एफ. ये कहां एक्ट कर रहा है? एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग. और तीसरी फोर्स एफ है, ठीक इसके ऑपोजिट है. दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, तो नेट फोर्स कितनी हो जानी चाहिए? 0. अदरवाइज एक दूसरा तरीका भी है. अगर आप ध्यान से देखें, ये तीनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ एंगल 120 बना रही हैं. एफ सी एफ बी के बीच में भी, एफ सी एफ ए के बीच में भी, और एफ बी एफ ए के बीच में भी एंगल 120 है. याद रखिएगा एक प्लेन के अंदर तीन कोप्लेनर वेक्टर्स अगर तीनों एक दूसरे के साथ एंगल 120 डिग्री बना रहे हो तो हमेशा उनका रिजल्टेंट 0 आएगा. जब मैं इक्वल वेक्टर्स कह रहा हूं तो मेरा मतलब है इक्वल इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली. तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या आ जाना चाहिए? 0. इज इट क्लियर? ना कि सिर्फ ये. अब ध्यान से सुनिएगा अगला पार्ट. कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन अगर आप लेते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन लेके देखिए. इस रेगुलर पॉलीगॉन के सेंटर पे जो भी इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, अगर आप उस पे कोई नया, इस रेगुलर पॉलीगॉन, ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन लीजिए जिसके हर एक वर्टेक्स पे आपने आइडेंटिकल चार्जेस रखे हैं, और उसी नेचर का लाइक चार्ज अगर आप इसके सेंट्रॉइड पे, लाइक हो या अनलाइक हो, इट हार्डली मैटर्स. ठीक है, तो कोई अगला चार्ज अगर आप इसके सेंट्रॉइड पे रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स हमेशा कितनी होनी चाहिए? 0. याद रखिएगा शॉर्टकट में सीधा, चाहे वो रेगुलर पॉलीगॉन में इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेगुलर पेंटागन हो, चाहे वो रेगुलर हेक्सागन हो, कोई भी ऐसी फिगर क्यों हो. अभी हम स्क्वायर के केस में करके देख लेते हैं. लेट अस इमेजिन अ स्क्वायर ऑफ ईच साइड ए. इसके चारों वर्टिसेस पे हमने 4 आइडेंटिकल चार्जेस रखे. लेट अस से स्मॉल क्यू ईच. अब मैं इसकी डायगोनल्स ड्रॉ कर रहा हूं. इसकी डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर. यहां पे एक अलग चार्ज रखा मैंने कैपिटल क्यू. अब इस पे नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए? 0. अगर तो इसका साइन इनके बराबर है तो ये सारे इसको रिपेल करेंगे. सपोज ये चारों वर्टिसेस हैं ए बी सी एंड डी. चारों वर्टिसेस पे हमने चार्ज रखा स्मॉल क्यू ईच. अगर इसका साइन इनके बराबर है तो ये चारों इसे रिपेल कर रहे होंगे. अगर इसका साइन इसके ऑपोजिट है तो ये चारों इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे. दोनों ही केसेस में अगर ये रिपेल कर रहे हैं, सेम साइन है, तो एफ ए यहां एक्ट करेगा, फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट ए. एफ सी इसके ठीक ऑपोजिट एक्ट करना चाहिए. एफ बी यहां एक्ट करेगा, एफ डी यहां एक्ट करेगा, और चारों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे. अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है. तो चारों फोर्सेस जैसे मैंने वहां प्रूव की इक्वल होंगी, तो यहां पे भी चारों इक्वल होंगी. ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को, तो नेट फोर्स फिर से कितनी हो जानी चाहिए? 0. इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. ठीक है,
तो प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 10। अभी हमने सॉल्व की प्रॉब्लम नंबर 9।